हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखें तो ये डोरी जो है मतलब कि दहेज प्रथा जो है ये एक बहुत ही पुराना मतलब कि कंसेप्ट है। पुराने टाइम से ये चलता आ रहा है, काफ़ी लंबे टाइम से चलता आ रहा है और आज के टाइम पर ये सोसाइटी का एक तरह से कह सकते हो पार्ट बन चुका है, हिस्सा बन चुका है, या फिर आप कह सकते हो एक तरह से ऐसा सोशल इविल बन गया है, ये ऐसा राक्षस बन गया है कि जो कि सोसाइटी की जड़ों में पूरी तरह से ये निहित कर चुका है, पूरी तरह जिसने अपनी जड़ें जो है मजबूत कर ली है इंडियन सोसाइटी के अंदर। जैसे आप भी अपनी डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि अगर किसी पर्सन की शादी होती है तो लोग बाग सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या क्या मिला उसको। तो ये इतनी बुरी तरह जो है सोसाइटी के अंदर पूरी तरह से आ चुका है। तो हम बात करते हैं कि आखिर में ये डोरी है, जो दहेज प्रथा है, ये स्टार्ट हुई तो हुई कैसे, कैसे इसने आया, कि शुरू में ऐसा होता था, शुरू से ही दहेज प्रथा थी, या मतलब कि आई तो आई कहाँ से ये कंसेप्ट जो आया। तो देखिए, इसका जो कंसेप्ट आया पहले टाइम में, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था कि जो ब्राइड हुआ करती थी, दुल्हन होती थी, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स जो होते थे, शादी के टाइम पर उसको या फिर जो दूल्हा होता था या उसकी दूल्हे की फैमिली को प्रेजेंट के तौर पर कुछ गिफ्ट्स दिया करते थे या कुछ प्रेजेंट दिया करते थे। और वो प्रेजेंट क्यों दिए करते थे भाई? जब आप भी अगर आप किसी को गिफ्ट देते हो तो किस वजह से देते हो? क्योंकि आप उसको लव करते हो, आपको उसकी तरफ मतलब कि अफेक्शन है किसी तरह का, आप उसको प्यार करते हो, स्नेह करते हो, तभी तो वो उसको गिफ्ट देते हो किसी पर्सन को। तो उसी तरह से जो पहले टाइम पे क्या होता था, जो ब्राइड की मतलब जो दुल्हन की फैमिली होती थी वो अपनी लड़की को, जो उसके पेरेंट्स होते थे, उसको प्यार से, क्योंकि वो उसको प्यार करते तो गिफ्ट के तौर पे कुछ ना कुछ प्रेजेंटेशन दिया करते थे, कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिया करते थे। और साथ में जो दूल्हा होता था, ग्रूम होता था, उसको भी, उसकी फैमिली को कुछ त्योहार मतलब उपहार जो है दिया करते थे। या फिर उनको लगता था कि कुछ चीज़ें ऐसी प्रोवाइड किया करते थे, मतलब ऐसे गिफ्ट के तौर पे दिया करते थे कि जहाँ पर कपल को लाइफ में कभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी या इनकी ज़रूरी है उनके लिए, तो वो सब चीज़ें प्रोवाइड करते। अब धीरे धीरे जो है इसने अब जो है आकर एक तरह से डोरी का, दहेज का रूप ले लिया है। अब चाहे वो लड़की वाले दें या ना दें, या उनके पास है या नहीं है, तब भी जो लड़के वाले हैं वो मांगते हैं, या कुछ लड़की वाले भी अपनी तरफ से वो दहेज देते थे इस लालच में, अगर उनकी लड़की की शादी नहीं हो रही है या कुछ ऐसा है तो हम इतना दहेज देंगे। तो ये अलग अलग मतलब कि लेना और देना, दहेज देना और लेना दोनों ही एक तरह से अपराध हैं। और ये आज के टाइम पर सोसाइटी में इतना बुरा प्रचलन हो गया है दहेज लेने और देने का, कि जिसकी वजह से ना जाने कितनी ही लड़कियां जो हैं उनको जला दिया गया है, मार दिया गया है, सिर्फ वो दहेज के लालच में। तो जब दहेज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी, बहुत ज़्यादा डेथें होने लगी, तो इस सब चीज़ों को देखते हुए ही इंडिया के अंदर जुडिशरी ने, और जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसने ये डिसाइड किया कि इसको रोकने के लिए कोई ना कोई ऐसा एक्ट बनाया जाए ताकि इसको कम करा जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। तो जब जो है डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ये चीज़ पारित किया गया, इशू किया गया, इन्फोर्स किया गया, जिसका जो पर्पस था यही था कि किसी तरह से जो डोरी है, दहेज है, उसको प्रोहिबिट करना, उसको रोकना। तो देखिए, इस एक्ट में जो सेक्शन हैं वो 10 सेक्शन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। तो हम सभी सेक्शन को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं शॉर्ट में बहुत। तो देखिए, पहला जो सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन, वो बात करता है इस एक्ट, इसमें नाम बताया गया है कि एक्ट का नाम क्या है, टाइटल के बारे में बताया गया है, उसके कमिटमेंट के बारे में बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। दूसरा, अगर इसका सेक्शन बात करें, दूसरे सेक्शन में इसमें डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। तो इसमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है डोरी के, आखिर डोरी जो है होता क्या है। तो देखिए, डोरी का मतलब है कोई भी प्रॉपर्टी या फिर कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो कि दी जाती है या फिर एग्रीमेंट किया जाता है देने के लिए, अब चाहे वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो।
किसके द्वारा? फर्स्ट है कि जो मैरिज की एक पार्टी के द्वारा मैरिज की दूसरी पार्टी को दिया जाता है। जो पार्टी टू मैरिज है, मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी। अब इसमें देखिए ये क्लियर नहीं मेंशन किया गया है कि कौन सी पार्टी, कोई भी दे सकता है। दूसरा इसके अंदर बी पॉइंट के मतलब इसको हम थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं ताकि हमें जो है ईजिली ये याद भी हो सके। दूसरा ये है कि जो मैरिज की पार्टी है उसके पेरेंट्स के द्वारा या कोई भी अदर पर्सन है उससे रिलेटेड या उसका रिलेटिव है कोई भी जो उससे कनेक्टेड है, उस पार्टी का उनके द्वारा दूसरी पार्टी के पेरेंट्स को या फिर दूसरी पार्टी के जो अदर रिलेटिव्स हैं या अदर पर्सन हैं उनको या तो शादी के टाइम पर या फिर शादी से पहले या फिर शादी के बाद, और ये जो प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी जाएगी ये किससे कनेक्शन होना चाहिए? इसका मैरिज से कनेक्शन होना चाहिए। जो पार्टीज़ हैं उनकी मैरिज से कनेक्शन होना चाहिए, तभी इसको डाउरी माना जाएगा। तो देखिए क्या क्या एसेंशियल चीज़ है मैंने आपको बताई इसमें। पहली जो एसेंशियल चीज़ है, देखिए कोई भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और उस प्रॉपर्टी को लेना हो या फिर देना, मतलब गिवन होनी चाहिए या टेकन होनी चाहिए, या फिर गिवन और टेकन का जो है कोई एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर बात करें, दूसरा पॉइंट ये है जो एक्यूज्ड है वो अबेट करे उस प्रॉपर्टी को या उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी को लेने या देने के लिए। तो एक्यूज का अबेट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से करा जाएगा, अपनी मर्जी से प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंट दिया जा रहा है एक तरह से या गिफ्ट दिया जा रहा है बस, तो वो जो है मतलब डोवर की कैटेगरी में नहीं आएगा, उसको हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो एसेंशियल चीज़ है, तीसरी चीज़ ये है कि वो प्रॉपर्टी या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो ली जा रही है या दी जा रही है या जिसका एग्रीमेंट किया जा रहा है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में हो सकती है। या तो आप डायरेक्ट मांग सकते हो या इनडायरेक्ट फॉर्म में उसको मांग सकते हो, किसी भी पार्टी के द्वारा मांगी या मतलब कि दी जा सकती है। या फिर शादी मतलब कि जो जिनकी शादी हो रही है उनके पेरेंट्स के द्वारा या उनके रिलेटिव्स या फिर दूसरे पर्सन के द्वारा वो मांगी या दी जा सकती है। जो फोर्थ एसेंशियल पॉइंट ये है कि वो प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी किस टाइम पर, या तो मतलब कि शादी के टाइम पर या फिर शादी से पहले मांगी जा रही है या दी जा रही है, या फिर शादी के बाद, आफ्टर द मैरिज, मतलब एट, बिफोर और आफ्टर। तो ये तीनों टाइम जो है। और लास्ट जो एसेंशियल है फिफ्थ, वो ये है कि वो प्रॉपर्टी या फिर वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो उसका कनेक्शन होना चाहिए वो मैरिज से होना चाहिए। जो जिनकी शादी हो रही है, जो पार्टी है, उनसे उसका कनेक्शन होने, उनकी शादी से उसका कनेक्शन होना चाहिए, मतलब कोई और कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये जो माना जाएगा ये डाउरी माना जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। तो जो सेक्शन 3 है ये बताता है कि अगर गिविंग और टेकिंग डोरी, ये पेनल्टी के बारे में बताता है कि अगर कोई डोरी लेता है या देता है उसको क्या पेनल्टी मिलेगी। तो पेनल्टी इसमें 5 ईयर तक, मतलब नॉट लेस देन 5 ईयर, तो 5 साल से कम सज़ा नहीं होगी, 5 साल या फिर 5 साल से ज़्यादा सज़ा हो सकती है। और जो कि साथ में फ़ाइन दिया जाएगा जो कि 15,000 से कम नहीं होना चाहिए, और या फिर जो डोरी की वैल्यू है, मतलब जो दहेज दिया गया है उसकी जो भी कीमत है 15,000, या फिर जो उसकी कीमत है उसमें से जो भी ज़्यादा होगा, विच एवर इज़ मोर, वो उतना फ़ाइन जो है उस पर लगेगा साथ में। तो दोनों चीज़ें, फ़ाइन भी लगेगा और सज़ा भी मिलेगी। अब बात करते हैं सेक्शन 4 की। तो सेक्शन 4 बताता है पेनल्टी के बारे में अगर डिमांड की जा रही है डोरी, मतलब अगर डिमांड की जा रही है, डिमांडिंग करी जा रही है डोरी की, तो उसके लिए क्या पेनल्टीज़ हैं। देखिए 3 जो बताया था उसमें ली और दी जा रही है, ठीक है, पर इसमें डिमांड की जा रही है, अभी ली दी नहीं गई है, सिर्फ डिमांड की जा रही है। तो इसलिए अब इसमें क्या प्रोविज़न, इसमें ये प्रोविज़न है, इसके लिए जो पनिशमेंट है वो 6 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो कि 2 साल तक पनिशमेंट होगी उसकी, बढ़ा सकते हैं, 2 साल तक बढ़ा सकते हैं। और साथ में फ़ाइन भी दिया जाएगा जो कि 10,000 तक फ़ाइन हो सकता है उसका।
अब बात करते हैं सेक्शन 4A की। तो सेक्शन 4A बात करता है बैन ऑन एडवर्टाइजमेंट, मतलब कि अगर कोई भी पर्सन कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देता है, और वो किसी में भी दे, चाहे न्यूज़पेपर में दे, टीवी पे दे, या किसी और पब्लिकेशन में दे, ऐसा कोई न्यूज़पेपर मतलब एडवर्टाइज देता है जो कि दहेज को, प्रथा को बढ़ावा दे रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि वो दहेज लेने या देने की, मतलब कि उसमें कुछ ऐसी बात कर रहा है, जैसे कि आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में कि लड़के की आयु इतनी है, लड़की वर चाहिए, वधू चाहिए। अब उसमें वो कंडीशन डाल दी कि इतना, उसके साथ साथ मतलब दहेज चाहिए कुछ, या इनडायरेक्ट वे में किसी भी तरह से जिससे ये शो हो रहा हो कि वो दहेज से रिलेटेड बात कर रहा है, तो ये भी एक तरह से पनिशमेंट है, और इस तरह से एडवर्टाइजमेंट को बैन किया जाता है इस सेक्शन के द्वारा। और इसमें जो प्रोविज़न है, अगर कोई भी मतलब कि ऐसा ऑफेंस करता हुआ पाया जाता है, तो इसके लिए जो प्रोविज़न है पनिशमेंट का, वो है कि 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए जो सज़ा इम्प्रिजमेंट होगी, और वो 5 साल तक हो सकती है, और या फिर फाइन भी दिया जा सकता है इसमें, जो कि 15,000 रुपये तक का हो सकता है। जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 बात करता है कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसमें कि डोरी लेने या देने की बात हो रही है, तो ऐसा एग्रीमेंट वो वॉइड माना जाएगा। 6 की बात करें तो 6 बात करता है कि उस चीज़ के बारे में बात करता है 6 कि किन चीज़ों को कब जो है, अगर कोई भी गिफ्ट या वोमेन को दिया जा रहा है शादी के टाइम पर या शादी के बाद में, मतलब कि उसके रिलेटिव के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा, तो कुछ चीज़ों को जो है वो डोरी कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो जैसे कि जब मैं एसेंशियल आपको बता रहा था, एसेंशियल पॉइंट, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें अब एक्यूज़ के द्वारा अबेट किया जाएगा। पर इसमें जो 6 है सेक्शन, इसमें कहता है कि जब जो लड़की या कोई भी पार्टी वाले, मतलब मैरिज की जो पार्टी हैं, या फिर उनके पेरेंट्स के द्वारा उनके पेरेंट्स को कुछ ही तरह का कोई अबेट नहीं किया जा रहा है, और वो अपनी मर्ज़ी से लव और अफेक्शन की वजह से अपनी डॉटर को, या फिर मतलब कुछ भी उसको, पार्टी को या ग्रूम को, मतलब कोई भी गिफ्ट या प्रेजेंट पेश करते हैं, उनको देते हैं, तो वो डोवरी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 कहता है ये जो है कॉग्निजेंस ऑफेंस है, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस तो है ही है, मतलब डायरेक्ट आपका जो पुलिस है वो अरेस्ट कर सकती है। पर सेक्शन 7 ये कहता है कि इसका जो कॉग्निजेंस लेगा वो मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट के द्वारा, या फिर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, जो कि कम से कम मतलब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होना चाहिए, वो ही इसका कॉग्निजेंस ले सकता है इस ऑफेंस का। और देखिए, जो मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर जो मैंने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बताया है, वो भी कॉग्निजेंस तभी ले सकता है अगर पुलिस रिपोर्ट है कोई उनके फैक्ट के बिहाफ पर, या फिर या उसकी नॉलेज में कोई भी चीज़ ऐसी आती है अपना आप, या फिर किसी पर्सन के द्वारा कोई कंप्लेन की जा रही, चाहे वो एग्रीड पर्सन हो, या कोई उसके रिलेटिव हो, या उसके पेरेंट्स हो, या फिर कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन उनके द्वारा कंप्लेन की जा रही है, तभी वो कोर्ट जो है कॉग्निजेंस ले सकता है। और जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 कहता है कि जो ऑफेंस है ये कॉग्निजेबल माना जाएगा कुछ सर्टेन पर्पस की वजह से, और ये नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल होगा। कॉग्निजेबल मतलब जैसे मैंने आपको बताया है कि पुलिस बिना किसी वारंट के पर्सन को, एक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकती है। और नॉन बेलेबल मतलब कि उसको बेल का राइट नहीं होगा पर्सन को, वो एक अलग चीज़ है। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशन पावर है कि वो उसको बेल दे या न दे, वो फैक्ट्स को वो सुनने के बाद ही वो उसको बेल दे सकती है। इसका मतलब नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं है कि उसको बेल नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन पावर के ऊपर है कि वो उसको बेल देगी या नहीं देगी। और नॉन कंपाउंडेबल मतलब कि किसी भी तरह का कोई समझौता वो नहीं हो सकती। तो सेक्शन 8 है, 8A, वो बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ किसका होगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होगा वो देखिए एक्यूज का होगा। अगर ये चीज़, सारी चीज़ जो फैक्ट्स हैं सेक्शन के, जो मैंने बताया, जो इसेंशियल एलिमेंट्स है, वो सब फुलफिल हो जाते हैं, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा एक्यूज्ड पर। उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया है। और सेक्शन 9 और 10 की अगर बात करें तो 9 और 10 बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है
इससे रिलेटेड मतलब डोरी प्रोहिबिशन से रिलेटेड जो है एक्ट कुछ भी मतलब कि रूल रेगुलेशन वो बना सकती है। तो ये था डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब कि ये जो डोरी एक्ट है ये आपका कंप्लीट कोड है। तो ये कंप्लीट एक्ट नहीं है। देखिए आपको बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ प्रोविज़न जो हैं आईपीसी के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ एविडेंस के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। तो जैसे कि अगर आईपीसी के अंदर हम देखें सेक्शन 304 बी ये डोरी डैश से रिलेटेड बात करता है। 306, 302, 405, 406, 4988 ए जो क्रूअल्टी से रिलेटेड बात करता है। तो ये जो सारे सेक्शन हैं ये, और दूसरे अगर इंडियन एविडेंस की बात करें 113 ए एंड 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो ये सब जो सेक्शंस हैं ये डोरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है इन पर अप्लाई होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 ये पूरी तरह से कंप्लीट कोड नहीं है, कंप्लीट एक्ट नहीं है। देखिए इस एक्ट के होते हुए भी और बहुत सारे प्रोविज़न दूसरे जो एक्ट्स हैं उनमें होते हुए भी, कोड में होते हुए भी, और बहुत सारे लॉज लेजिस्लेशन आपके बने हुए हैं इससे रिलेटेड, ये सब रूल रेगुलेशन उनसे होते हुए भी मतलब कि आज के टाइम पर भी इंडिया के अंदर जो डोरी है इसको जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या लोग बाग मतलब एक तरह से ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। सोसाइटी में से ये निकल नहीं पा रहा है। आज भी जाने कितने क्राइम इस डोरी से रिलेटेड हो रहे हैं डेली बेसिस पर। और इस एक्ट को लाने का पर्पज़ ही ये था कि किसी तरह जो लोग हैं उनको मतलब फियर बिठाया जा सके उनके दिल में, ताकि वो इस चीज़ को, इसको ऑफेंस इसलिए बनाया गया, पनिशेबल ऑफेंस इसलिए बनाया गया ताकि लोग ऐसा नहीं कर। पर फिर भी आज के टाइम पर जो है इंडिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो डोरी है वो खूब ली और दी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नदीम हैदर है और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट।